Now we'll discuss about the stationary wave. सुपरपोजिशन ऑफ वेव का ही पार्ट है स्टेशनरी वेव, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी रहेगा। तो देखो स्टेशनरी वेव होता क्या है, ठीक है। तो देखो अभी, तो फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने एक स्प्रिंग लिया, ठीक है। मैंने क्या लिया है, एक स्प्रिंग। ये स्प्रिंग जो भी है उसको मैंने प्लग किया, ठीक है। स्प्रिंग को क्या करूंगा, मैं प्लग करूंगा। तो स्प्रिंग को जैसे ही मैं प्लग करूंगा तो वहां पे एक वेव फॉर्म होगी। क्या फॉर्म होगी वहां पे, वेव। तो यहां पे एक वेव ऐसे फॉर्म होगी, ठीक है। तो कौन सी वेव है ये, ट्रांसवर्स वेव है। कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव। तो यहां पे जो वॉल है, ये वॉल से वेव रिफ्लेक्ट होगी। डेंसर मीडियम है तो फेस चेंज ऑफ पाई रेडियन, तो वेव वैसे वापस आ जाएगी, ठीक है। वेव क्या आ जाएगी, वापस। तो ये जो वेव यहां पे फॉर्म हुई इसको आपको बोलना है स्टेशनरी वेव। क्या बोलना है आपको, स्टेशनरी वेव। तो स्टेशनरी वेव फॉर्म कब होता है, जब दो ट्रांसवर्स वेव रहे। दो क्या रहे, ट्रांसवर्स वेव। लॉन्जिट्यूडिनल भी चलेगा, यहां पे मैंने ट्रांसवर्स का केस लिया है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं ट्रांसवर्स वेव। दो क्या रहने चाहिए, ट्रांसवर्स वेव दैट ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। वो ट्रांसवर्स वेव कैसे ट्रैवल करनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन। और वो जब कंबाइन होंगे, सुपर इंपोज होंगे, तब स्टेशनरी वेव फॉर्म होगा। तब क्या फॉर्म होगा, स्टेशनरी वेव। समझ में आया, स्टेशनरी वेव कब फॉर्म होता है, whenever there are two or more transverse wave traveling in a medium but in a opposite direction superimpose। क्या होते हैं, सुपरिंपोज होते हैं, तब स्टेशनरी वेव फॉर्म होता है। समझ में आया, स्टेशनरी वेव फॉर्म कब होता है, whenever there are two or more transverse wave। दो और दो से ज्यादा क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। कहां पे ट्रैवल कर रहे हैं, मीडियम में, बट कैसे, इन अपोजिट डायरेक्शन। तो स्टेशनरी वेव फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, स्टेशनरी वेव। तो देखो ध्यान दो, स्टेशनरी वेव कब फॉर्म होता है, whenever there are two or more transverse wave traveling in a medium but in a opposite direction। कहां पे है वो, अपोजिट डायरेक्शन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सुपर इंपोज, क्या होते हैं वो, सुपर इंपोज होते हैं। देन स्टेशनरी वेव्स फॉर्म। क्या फॉर्म होता है, स्टेशनरी वेव इज फॉर्म। स्टेशनरी वेव वहां पे फॉर्म होता है। दो ट्रांसवर्स वेव जो रहते हैं अपोजिट डायरेक्शन में जब ट्रैवल करते हैं और सुपर इंपोज होते हैं तो स्टेशनरी वेव फॉर्म होता है। ट्रांसवर्स लो नहीं तो लॉन्जिट्यूड, दोनों भी चलता है। लॉन्जिट्यूडल का केस आगे अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो
यहाँ पे आप लॉन्जिट्यूड भी डाल सकते हैं और लॉन्जिट्यूडनल, वो पाइप में रहता है, ठीक है ना। अब पर्टिकुलरली कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टेशनरी वेव के, वो आपको देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव, ठीक है। देखो तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव में जो है वो अलग अलग पॉइंट्स अपन देखेंगे। कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, वो नोट डाउन करना है आपको हर एक पॉइंट्स। तो देखो स्टेशनरी वेव में क्या होता है, यहाँ पे कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है। डिस्प्लेसमेंट कैसा है, मिनिमम, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, जैसे ये है, ये है, जहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, सबसे ज्यादा है। तो जहां पे डिस्प्लेसमेंट कम है वो पॉइंट्स को आपको बोलना है नोड्स। क्या बोलना है आपको, नोड्स। और जहां पे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है वो पॉइंट्स को आपको बोलना है एंटी नोड्स। सो दीज आर द नोड्स। ये क्या है, नोड्स है, और ये क्या है, एंटी नोड्स, ठीक है। तो देखो कैसा बोलना है, इन अ स्टेशनरी वेव देयर आर सम पॉइंट where the displacement of the wave is minimum, where the displacement of the wave is minimum, called as nodes, and there are some point where the displacement is of the wave is maximum, called as antinodes. Again I am repeating, in a stationary wave there are some points where the displacement of the wave is minimum, called as the nodes, and there are some point where the displacement is maximum, called as antinodes. क्या होगा फिर, इन a stationary wave there are some point where displacement of the wave is minimum, called as nodes. उसको अपन क्या बोलते हैं, nodes. And some point where displacement is maximum, called as एंटीनोड। उसको अपन क्या बोलते हैं, एंटीनोड बोलते हैं। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है, उसको आपको नोड बोलना है। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, उसको आपको एंटीनोड बोलना है। समझे, कोई डाउट, ठीक है। तो देखो ये कॉपी कर लो विचारों में, ठीक है। देखो सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें, सेकेंड पॉइंट है, अब यहां पे देखो ये जो नोड्स है और एंटी नोड्स है ये इक्वली स्पेस है। ऐसे स्पेस में इक्वली स्पेस होते हैं, डिस्टेंस दोनों का सेम रहता है, वो अपन प्रूफ करेंगे। ये डिस्टेंस जो रहता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड्स, सक्सेसिव नोड्स और टू एंटी नोड्स इज लैम्डा बाय 2, हाफ ऑफ द वेव। तो दो नोड्स में का डिस्टेंस, तो क्योंकि ये पूरा एक वेव है, एक वेव का डिस्टेंस जो होता है लैम्डा होता है, तो ये उसका हाफ लैम्डा बाय 2। एंटी नोड का भी कितना होता है, लैम्डा बाय 2। इसका प्रूफ अपन देखेंगे। तो क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव नोड्स, द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव नोड्स, सक्सेसिव मतलब एक के बाद जो दूसरा आता है वो,
the distance between the two successive nodes or two antinodes will be lambda by 2. The distance between two successive nodes and antinodes कितना होता है? लैम्बडा बाय 2. तो यहाँ पे आपको बताना है the nodes and antinodes are equally spaced. नोड्स और एंटीनोड्स कैसे रहते हैं? इक्वली स्पेस रहते हैं. The distance between the two successive nodes or antinodes is lambda by 2. देखो nodes and antinodes are equally spaced. The distance between two successive nodes or antinodes is lambda by 2. दो नोड्स ले लो, नहीं तो दो एंटी नोड्स ले लो, उन दोनों में का डिस्टेंस कितना होता है? लैम्बडा बाय 2. अब देखो दो नोड्स में का लैम्बडा बाय 2 है, दो एंटी नोड्स में का लैम्बडा बाय 2 है, तो क्वेश्चन इज नोड्स और एंटी नोड्स में का कितना? तो यहाँ पे देखो ये नोड्स है, ये एंटी नोड्स है, तो ये उसका आधा हो जाएगा, लैम्बडा बाय 4. तो डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटीनोड इज लैम्बडा बाय 4. नोड और एंटीनोड में का डिस्टेंस कितना होता है? लैम्बडा बाय 4 होता है. समझा? इतने कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है. और एक ध्यान में रखो, ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए. जो भी वेव रहता है, ये जो स्टेशनरी वेव है, इट डज नॉट ट्रांसफर द एनर्जी. ट्रांसवर्स वेव करेगा, लॉन्जिट्यूडनल करेगा, तो स्टेशनरी वेव नहीं करेगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टेशनरी वेव. एनर्जी क्यों नहीं ट्रांसफर करता? देखो कुछ समय बाद उसका डिस्प्लेसमेंट फिर से जीरो आ जाता है. कितना आ जाता है? 0. आ रहा है 0, तो इसलिए वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं करता. तो यहाँ पे क्या होगा? स्टेशनरी वेव हाँ does not transfer एनर्जी. स्टेशनरी वेव एनर्जी ट्रांसफर करता है क्या? नहीं करता. समझा? तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, इतना आप कॉपी कर लो. अभी अपन इक्वेशन पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव. हो गया? ठीक. देखो इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव. इसका इक्वेशन देखना है आपको, स्टेशनरी वेव का. तो देखो स्टेशनरी वेव का जब आप इक्वेशन देखते हो तो आपको ट्रांसवर्स वेव का पता रहने वाला. ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपको बता रहा हूँ. तो स्टेशनरी वेव कब फॉर्म होता है? जब दो ट्रांसवर्स वेव रहे. दो क्या रहे? ट्रांसवर्स वेव. दो ट्रांसवर्स वेव जो मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं, बट कैसे? इन अपोजिट डायरेक्शन में. तो देखो अपन द इक्वेशन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव of equal amplitude सेम रहना चाहिए, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहता है. इक्वल टाइम पीरियड but traveling in a
opposite direction, traveling in a opposite direction is given by, क्या इक्वेशन है देखो, पहले लेंगे अपन y1 इक्वल टू a, ये इक्वेशन है साइन 2 पाई, ध्यान में रखना t अपॉन t माइनस x अपॉन लैम्डा, ये इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दो। ये हो रहा है वेव ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ठीक है, कुछ भी नहीं, साइन चेंज होता है, पॉजिटिव रहा था तो माइनस देना, तो वेव्स में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और y2 क्या होगा, y2 इक्वल्स टू a साइन 2 पाई t अपॉन t प्लस x अपॉन लैम्डा, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ये क्या होगा, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो वेव्स हैं, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और एक नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब ये जब कंबाइन होंगे, व्हेन दे सुपरइम्पोज, क्या होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू y1 प्लस y2, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y किसकी को हो जाएगा, y1 प्लस y2। कंबाइन होंगे, सुपर इम्पोज होंगे, तो अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में जब अपने देखा था तब पढ़ाया था, रिजल्टेंट जो भी डिस्प्लेसमेंट रहता है वो क्या होता है, सम होता है, क्या होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया इतना आपको, ठीक है। देखो ना, तो यहां पे देखो, अभी अपन इसको सॉल्व करेंगे। अपन देखो यहां पे मिटा रहा हूं मैं, देखो y इक्वल टू क्या होगा, a साइन 2 पाई t अपॉन t माइनस x अपॉन लैम्डा प्लस a साइन 2 पाई t अपॉन t प्लस x अपॉन लैम्डा, ठीक है। देखो अब देखो a कॉमन है, a कॉमन लिख लिया, यहां पे देखो साइन a प्लस साइन b, साइन a प्लस साइन b, साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला क्या है, साइन लिख लेने का, a प्लस b बाई 2, मैं यहाँ पे नीचे लिख के दूंगा, ये a है, वो b है, a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन a प्लस साइन a प्लस 2 साइन a माइनस सॉरी कॉस a माइनस b अपॉन 2, a क्या होगा, t अपॉन t माइनस x अपॉन लैम्डा माइनस t अपॉन t माइनस x अपॉन लैम्डा अपॉन 2, तो 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2, इसका फॉर्मूला ये यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, साइन a प्लस साइन b, क्या फॉर्मूला है, साइन a प्लस b अपॉन 2 इंटू कॉस a माइनस b अपॉन 2, ठीक है। तो देखो, सॉरी 2 आता है यहाँ पे, 2 साइड आता है, हाँ, तो 2 सामने आएगा, 2a साइन 2 पाई a प्लस b, ये क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2t अपॉन 2t आ जाएंगे यहाँ पे, इंटू कॉस 2 पाई a माइनस b, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, माइनस 2x अपॉन
लैम्डा। ठीक है, 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल, इधर भी 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल। क्या होगा फिर फाइनल सॉल्यूशन, y इक्वल टू 2a साइन ऑफ 2 पाई t अपॉन t इंटू कॉस ऑफ माइनस 2 पाई x अपॉन लैम्डा। आ जाएंगे ये, समझे आपको यहां तक, कोई डाउट? ठीक है, एक फॉर्मूला और ध्यान में रखो, कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है कॉस। मतलब कॉस के अंदर अगर माइनस एंगल भी रहा तो बाहर प्लस ही आता है, बाहर क्या आता है प्लस ही आता है। समझ में आया? तो इसको मैं थोड़ा इतना कॉपी कर लीजिए आप। ठीक है, मिटा रहा हूं, देखिए देखिए क्या होगा फिर इक्वेशन, इसको ऊपर ट्रांसफर करो, y इक्वल टू 2a साइन ऑफ 2 पाई t अपॉन t इंटू कॉस ऑफ 2 पाई x अपॉन लैम्डा। कॉस वाला टर्म पास में लेके आओ, 2a कॉस ऑफ 2 पाई x अपॉन लैम्डा साइन ऑफ 2 पाई t अपॉन t। इसके जगह आपको पुट करना है r, क्या पुट करना है r, मैं बताता हूं क्यों, y इक्वल टू r साइन ऑफ 2 पाई t अपॉन t। तो व्हाट इज r हियर, r को अपन बोलते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, r को अपन क्या बोलते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, r इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यानी क्या कि दो वेव्स को जब कंबाइन करते हैं तो रिजल्टेंट में क्या आता है, जैसे अपन यहाँ पे देखा था 2 पॉइंट्स थे, वन इज द नोड, सेकंड वन इज द एंटी नोड। नोड पे क्या था डिस्प्लेसमेंट 0, एंटी नोड पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। तो आर क्या बताता है, पॉइंट के पोजीशन के हिसाब से उसका डिस्प्लेसमेंट बताता है इन अ टाइम t। आर क्या पे डिपेंड है x, इन अ टाइम, इन अ डिस्टेंस x, x के हिसाब से उसका पोजीशन बताएंगे, x के हिसाब से क्या बताएंगे उसका पोजीशन। तो ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, समझे? ठीक है, अब वो आर जो अपन ने पुट किया है उससे अपन स्टडी करेंगे। तो इक्वेशन आपको समझ में आया होगा। पहला इक्वेशन था a sin ओमेगा t, a sin 2 पाई t अपॉन t माइनस x अपॉन लैम्डा, दूसरा माइनस की जगह प्लस था। जब कंबाइन हुआ तो साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला लगाया अपन ने, 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2, तो उसके अकॉर्डिंगली बस पुट डाउन। ठीक है, कॉपी कर लो इतना। ठीक है, मिटा रहा हूं, देखो क्वेश्चन क्या आता है रामदावी। अब देखो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि नोड्स और एंटी नोड्स कैसे रहते हैं, इक्वली स्पेस्ड होते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया था। और मैं बोला था उसका प्रूफ भी अपन देखेंगे। तो अपन वही क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पे मैं बता रहा हूं। तो देखो अभी ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज show that nodes and antinodes are equally spaced, and distance between them is lambda by 2। ठीक है, ठीक।
तो आपको दो नोड्स पे का डिस्टेंस और दो एंटी नोड्स में का डिस्टेंस कितना होता है, λ/2, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो सी, दो नोड्स में का डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे। मैंने आपको बोला पहला नोड है 10 मीटर पे, दूसरा नोड है 12 मीटर पे, और छठवां नोड है 10 मीटर पे, सातवां नोड है 12 मीटर पे। छठवां 10 मीटर पे और सातवां 12 मीटर पे, तो दो नोड्स में का डिस्टेंस कितना हो गया, तो दो नोड्स में का डिस्टेंस हो गया 2 मीटर। कैसे किया आपने, 12 में से 10 क्या कर दिए, माइनस कर दिए, सिंपल, ठीक है। तो क्या करना है आपको, दो नोड्स में का डिस्टेंस निकालना है। तो जैसे अपन 10वां निकाल रहे हैं तो 10वें में से 9वें का माइनस कर दो, 8वां है तो 8वें में से 7वें का माइनस कर दो, लाइक दैट। एक जो नोड है उसका जो नेक्स्ट लोअर नोड है, वो लोअर नोड का डिस्टेंस आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो आपको दो नोड्स में का डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो वही अपन करेंगे, आसानी से समझ के ले लो, एकदम आसान है, बस थोड़ा मैथमेटिकल्स वैल्यू आपको पता रहने को होना, ठीक है। देखते हैं, देखिए वी हैव, अपन ने अभी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पुट डाउन किया था, आर का वैल्यू क्या था, 2a cos ऑफ 2 पाई x अपॉन लैम्डा, ये आपने पुट किया था आर की जगह। तो अगर आर की जगह ये पुट किया था तो अपन नोड की बात करेंगे, नोड, ठीक है। नोड में क्या होता है, नोड में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होता है, 0। तो नोड में आर का वैल्यू ले लो 0, ले लिया। तो 0 इक्वल टू क्या हो गया, 2a cos ऑफ 2 पाई x अपॉन लैम्डा। 0 अपॉन 2a कितना होगा, 0 इक्वल टू cos ऑफ 2 पाई x अपॉन लैम्डा। cos इधर लेके आओ, ये cos इनवर्स 0 हो जाएगा, 2 पाई x अपॉन लैम्डा, ठीक है, ये आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, cos का 0 वैल्यू कौन से एंगल पे, cos का 0 ये वैल्यू कौन से एंगल पे, cos का 0 वैल्यू कौन से एंगल पे, एक है π/2, दूसरा क्या है 3π/2, फिर क्या है 5π/2, है ना। ऐसे चलते रहेंगे, इधर एंगल 2 पाई x अपॉन लैम्डा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो 2p माइनस 1 π/2 2 पाई x अपॉन लैम्डा। p की वैल्यू ले रहा हूं मैं 1 2 3 लाइक दैट। p की वैल्यू 1 पुट करो, 2 into 1 2 2 minus 1 1 π/2। p की वैल्यू 2 पुट करो, 2 into 2 4 4 minus 1 3 π/2। 2 की वैल्यू 3 पुट, p की वैल्यू 3 पुट करो, 2 into 3 6 6 minus 1 5 π/2। आ रहा है, समझा। अब कैंसिल कर दो, ठीक है। तो ये कितना होगा, x इक्वल टू 2p माइनस 1 इंटू लैम्डा बाय 4 आ जाएगा, समझा। 2p माइनस 1 इंटू लैम्डा बाय 4 p के फॉर्म में लिखा है मैंने, एक बार देख लो अच्छी तरीके से। cos इनवर्स 0 मतलब cos की वैल्यू 0 कौन से एंगल पे आती है, तो ये एंगल्स, उसको ऐसे लिखा जनरलाइज फॉर्म में, p के फॉर्म में, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, पहले नोड का डिस्टेंस निकालेंगे, दूसरे का निकालेंगे, दूसरे में से पहला माइनस करेंगे, वैसे नहीं तो तीसरे का निकालो, तीसरे में से सेकंड का माइनस कर दो, चलेगा, समझ में आया। और फोर्थ का निकालो, फोर्थ में से थर्ड का क्या कर दो, माइनस, ठीक है। तो देखो फॉर p इक्वल टू 2, यहां पुट करो और 3 पुट करो, x3 क्या होगा, 2 into 3 6 minus 1 5 लैम्डा बाय 4। और p इक्वल टू 2, x2 क्या होगा, हाँ 3 लैम्डा बाय 4, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, फिर x2 माइनस x1, ये क्या हो गया डिस्टेंस, सॉरी x3 माइनस x2, क्या हो गया डिस्टेंस बिटवीन नोड्स, डिस्टेंस बिटवीन द नोड्स। यहाँ पे क्या होगा x2 माइनस x1 इक्वल टू, हाँ 5 लैम्डा बाय 4 माइनस 3 लैम्डा बाय 4
कितना हो गया फिर 2 लैम्डा बाय 4, कितना हो गया लैम्डा बाय 2, कितना हो गया लैम्डा बाय 2, तो x2 माइनस x1 का वैल्यू कितना हो गया लैम्डा बाय 4। तो दो नोड्स में का वैल्यू कितना है लैम्डा बाय 2, समझ में आया। तो अपने को दो नोड्स में का डिस्टेंस तो आ गया लैम्डा बाय 2। अभी वही अपने को निकालना पड़ेगा दो एंटी नोड्स में का डिस्टेंस भी कितना बताना है अपने को लैम्डा बाय 2 ही बताना है, तभी वो इक्वल स्पेस रहेंगे। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है बहुत बार, तो एक बार उसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ओके सर बेटा देखो, तो यहां पे देखो R का वैल्यू कितना है, ये एंटी नोड के लिए अभी R का वैल्यू कितना है 2a cos ऑफ 2 पाई x अपॉन लैम्डा। एंड R के लिए एंटी नोड जो है, एंटी नोड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है प्लस माइनस 2a हो सकता है। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है प्लस माइनस 2a। कैसे देखो, ऐसा भी गिर सकता है क्रॉस क्रॉस पे, तो ये कितना हो गया a प्लस a 2a। नहीं तो ऐसा भी गिर सकता है मैक्सिमम, ये कितना हुआ माइनस a माइनस 2a। तो दोनों भी पॉसिबिलिटी है r प्लस 2a और माइनस 2a। यहां पे अपन पुट करेंगे प्लस माइनस 2a इक्वल्स टू 2a cos ऑफ 2 पाई x अपॉन लैम्डा। 2a क्या हो जाएगा कैंसिल, तो व्हाट रिमेन्स प्लस माइनस 1 इक्वल टू cos ऑफ 2 पाई x अपॉन लैम्डा। तो 2 पाई x अपॉन लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया cos इनवर्स प्लस माइनस 1। सेम cos का वैल्यू प्लस कब होता है जब एंगल कितना रहता है 0, माइनस कब होता है जब एंगल कितना है रहता है पाई। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा फिर 2 पाई x अपॉन लैम्डा, हाँ एक तो 0 रहेगा, नहीं तो पाई, नहीं तो 2 पाई, नहीं तो 3 पाई। ठीक है, तो इन जनरल में इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 पाई x अपॉन लैम्डा इक्वल टू p पाई। p कहाँ से कहाँ तक 0 1 2 3 लाइक दैट, समझे पक्का। फिर x की ये पाई पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, x की वैल्यू क्या होगी फिर p लैम्डा अपॉन कितना हुई 2 ही, कितना हुई 2। x3 क्या होगा, x3 विल बी 3p, p की वैल्यू 3 रखो, हाँ p लैम्डा अपॉन 2, p इक्वल टू 2 क्या होगा x2 2 लैम्डा अपॉन हो जाएगा। तो बस वही निकाल लो, एंटी नोड में का डिस्टेंस x3 माइनस x2, हाँ 3 लैम्डा अपॉन 2 माइनस 2 लैम्डा अपॉन 2, यहाँ से कितना आ जाएगा लैम्डा अपॉन, समझा। तो दो एंटी नोड में का भी डिस्टेंस कितना हो गया लैम्डा अपॉन 2। नोड में का डिस्टेंस जितना हुआ उतना ही एंटी नोड में का भी हो गया, समझा। इसको इक्वेशन नंबर 1 देने का, उसको 2 देने का, फ्रॉम 1 and 2 you can say that the nodes and antinodes are equally spaced। समझे, कोई डाउट, किताब कॉपी कर लो पहले। ठीक है, देख तो ये हो गया आपका स्टेशनरी वेव के बारे में कि स्टेशनरी वेव कैसे फॉर्म होता है।
और उसके कुछ टर्म्स अपन ने देखे, ठीक है। मिटा लो, देख नाउ अभी जो है अपन वेव फॉर्मेशन पढ़ेंगे। जो भी वेव फॉर्म होता है स्ट्रिंग के ऊपर, और उसके ऊपर स्टडी करेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग के ऊपर कौन सा वेव फॉर्म होता है? ट्रांसवर्स वेव। एक दूसरी चीज, पहले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इक्वल्स टू द अंडर रूट ऑफ टी अपॉन एम। टी इज व्हाट? टेंशन अप्लाइड, एम इज व्हाट? मास करंट लेंथ। तो वो पहला लेक्चर से एक बार देख लेना, ठीक है। तो देखो ध्यान, यहाँ पे देखो, नेक्स्ट कंटेंट इज फॉर्मेशन ऑफ stationary wave on stretched string। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। तो देखो ध्यान, हाँ, और ऐसा भी क्वेश्चन आता है, डिराइव इक्वेशन ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग। पहला लेक्चर आपको आना चाहिए इसके लिए, सेकंड लेक्चर्स के लिए, ठीक है। ऐसे 2 क्वेश्चंस इसमें आते हैं, तो दोनों का आंसर एक ही लिखना है आपको, ठीक है। तो देखो, तो अपन क्या करेंगे, एक अपन स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे। स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो लेंथ है L, ठीक है। तो लेट L be the length of the string। L क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अपन यहाँ पे इसको टेंशन अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सब फिक्स करेंगे। T be the tension in the string, ठीक है। M be the, M क्या है? मास ऑफ द स्ट्रिंग। n क्या है? मास ऑफ द स्ट्रिंग। तो स्मॉल m अपन देख लेंगे, स्मॉल m क्या होगा? m अपॉन n इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। क्या है? मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। उसको अपन लीनियर डेंसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? लीनियर डेंसिटी, ठीक है। कोई डाउट? ओके, नाउ अपने को पता है वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव? क्या है? v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ t अपॉन m, है ना। v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ t अपॉन m, क्योंकि अपने को फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्या निकला है अपने को? फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो उसके लिए मैंने जो बेसिक चीजें मेरे को लगती है वो मैंने पहले ही बता दिया। लेंथ L है, T टेंशन है, M मास है, स्मॉल m क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट ऑफ T अपॉन M, ठीक है। देखो ध्यान, नाउ अब लेट अस सपोज मैंने स्ट्रिंग को प्लग किया। स्ट्रिंग को प्लग किया तो क्या होगा? ये ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होंगी। ये हो गई इंसिडेंट ट्रांसवर्स वेव और ये हो गई रिफ्लेक्टेड ट्रांसवर्स वेव। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड मिला के क्या फॉर्म होता है? ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड मिला के क्या फॉर्म होता है? ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। तो अपन क्या करेंगे, देखो नाउ when the string is plugged,
ट्रांसवर्स वेव विल प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस होगा? ट्रांसवर्स वेव। इंसिडेंट and reflected, incident and reflected transverse wave will produce stationary wave। क्या प्रोड्यूस करेगा वो? स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करेगा। होगा स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड मिला के क्या फॉर्म होगा? स्टेशनरी वेव। अब मेरे को जो क्वेश्चन है वो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालो, है ना। तो सबसे पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो अपन एक बार देखेंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है वो देखते हैं। अभी इतना हो गया, ठीक है, बिता दो, ओके, इतना कॉपी कर लो, मैं बताता हूँ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देखो ना, देखो फंडामेंटल मोड और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल मोड क्या होता है? देख यहां पे ये स्ट्रिंग को प्लग किया, एक वेव जनरेट हुई, ठीक है। इसकी लेंथ कितना है? L है। अब देखो, अगर यहां पे स्ट्रिंग दिख रहा है आपको, स्टेशनरी वेव दिख रहा है, कितना लूप फॉर्म हुआ? सिर्फ एक ही लूप फॉर्म हुआ, ठीक है। अगर आपका जो स्ट्रिंग है सिर्फ एक लूप फॉर्म करके वाइब्रेट हो रहा है, कितना लूप फॉर्म करके? एक सिंगल लूप फॉर्म करके, तो वो मोड को आपको बोलना है फंडामेंटल मोड। क्या बोलना है आपको? फंडामेंटल मोड। इफ अ स्ट्रिंग वाइब्रेट्स while producing a single loop, then that mode is called as a fundamental mode. That mode is called as a fundamental mode. क्या होगा फिर? If string vibrate while producing a single mode, then that mode of vibration is called फंडामेंटल मोड। उसको अपन क्या बोलते हैं? फंडामेंटल मोड, ठीक है। समझ में आया? तो देखो, let n be the frequency of फंडामेंटल मोड। n किसकी फ्रीक्वेंसी लेंगे अपन? फंडामेंटल मोड की। Therefore, देखो, लैम्डा भी तो वेवलेंथ, लैम्डा क्या लेंगे अपन? वेवलेंथ ऑफ इसका फंडामेंटल मोड, क्योंकि अपने n की वैल्यू निकालनी है ना, फंडामेंटल मोड ले लिया। अब देखो ना, v इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है? v इक्वल्स टू n लैम्डा है, n इक्वल्स टू क्या होगा? v अपॉन लैम्डा। आ गया? कोई डाउट? ठीक है। v का तो वैल्यू निकालना है, लैम्डा निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये आ गया तो फिर आगे का आ ही जाएगा। लैम्डा कैसे निकालेंगे? देखो, ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द नोड। व्हाट इज दिस? दिस इज आल्सो द नोड। नोड टू नोड डिस्टेंस कितना होता है? नोड टू नोड डिस्टेंस होता है लैम्डा बाय 2। कितना होता है? लैम्डा बाय 2 होता है ना। तो अपन दिखाएंगे फ्रॉम द फिगर, नोड टू नोड डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 होता है, पर लैम्डा बाय 2 किसके इक्वल है? L के इक्वल है ना। लैम्डा बाय 2 दिख रहा है किसके इक्वल? L के इक्वल दिख रहा है।
तो यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा बाई 2 इक्वल टू एल, तो लैम्डा किसके इक्वल हो गया, 2l के इक्वल। एन क्या हो गया फिर v अपॉन 2l, एन क्या हो गया v अपॉन 2l, समझा। एन इक्वल टू क्या हो गया, v अपॉन 2l। तो एन v की जगह अंडर रूट ऑफ क्या है, t अपॉन n है, अंडर रूट ऑफ क्या है, t अपॉन n। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। इसका फॉर्मूला हो गया ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, n इक्वल्स टू 1/2l अंडर रूट ऑफ t अपॉन m। l लेंथ है, t टेंशन है, m मास पर यूनिट लेंथ, समझा। सो यहाँ पे आपको लिखना है। इसको मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर रहा हूँ आज ही, हो गया इतना, कॉपी कर लो बट से, ठीक है। चलो अब ये हो गया फंडामेंटल मोड के बारे में। फिर आएगा फर्स्ट ऑर्डर, क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर। ये समझ के ले लो बस, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अब देखो, अभी अपन ने फंडामेंटल मोड का फ्रीक्वेंसी निकाला, उसको अपन बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। वो एन को अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक। ध्यान में रखो, नोट करके लिख लेने का। फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल मोड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक। फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल मोड इज कॉल्ड एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ओवरटेन क्या होता है, ध्यान दो। अगर फॉर एग्जाम्पल ये आपका स्प्रिंग है, वही है, अगर ये ऐसे दो लूप बना रहा है, कितने लूप बना रहा है, दो, तो ये मोड उतना ही लेंथ है, उसमें दो लूप बना रहा है। वो कैसे बनाएगा, उसकी यहाँ पे एक नाइफ है, इसका रख दो कुछ तो भी ऐसे, ये दो लूप बनेंगे ऐसे। अब देखो यहां पे अगर दो लूप बन रहे हैं तो उसको अपने को बोलना है फर्स्ट ओवरटेन। क्या बोलना है, फर्स्ट ओवरटेन। इफ द स्ट्रिंग वाइब्रेट, if the string vibrate while producing two loops, while producing how many loops, two loops, then that mode is called as a first order. That mode is called as a first order. If string vibrate while producing how many loops, two loops, then mode of vibration is called first order। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट ऑर्डर, समझा। पहला मोड को फंडामेंटल मोड बोलना है, उसको हार्मोनिक भी बोलते हैं। दो वेव्स दो रहेंगे, दो मोड रहेंगे, तो उसको क्या बोलना है आपको, फर्स्ट ओवरटेन। क्या बोलना है, फर्स्ट ओवरटेन। तो अपन क्या करेंगे, लेट n1, उसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फर्स्ट ओवरटेन इसलिए n1 दिया, क्या लिया, n1 विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटेन। इसकी फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट ओवरटेन। और लैम्डा 1 क्या है, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट ओवरटेन, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट ओवरटेन, ठीक है। तो n1 क्या हो जाएगा फिर, v अपॉन लैम्डा 1, v नहीं बदलेगा, v अपॉन लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा 1 कैसे निकालेंगे, देखो अभी ध्यान दो, यहाँ पे निकाल रहा हूं, टू फाइंड लैम्डा। तो लैम्डा 1 कैसे निकालेंगे अपन, देखो फिगर को देखो अच्छे से, ठीक है। व्हाट इज दिस, नोड, व्हाट इज दिस, नोड। नोड टू नोड डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा 1/2 होता है। नोड, दिस इज नोड, व्हाट इज द डिस्टेंस, लैम्डा 1/2 होगा। लैम्डा 1/2 प्लस लैम्डा 1/2 इक्वल टू एल हो जाएगा ना। एल किसके इक्वल हो जाएगा, एल इक्वल्स टू लैम्डा 1/2
प्लस लैम्बडा 1 बाई 2, एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लैम्बडा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, लैम्बडा 1, ठीक है। तो n1 क्या हो जाएगा, v अपॉन l हो जाएगा, v अपॉन मतलब 1 अपॉन l अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, v इक्वल टू t बाई m। मैंने अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू तो आपका n है ना, n1 किसके इक्वल हो गया, 2n के इक्वल, किसके इक्वल हो गया, 2n। समझा, कोई डाउट, n1 किसके इक्वल हो गया, 2 टाइम्स n। तो इसको अपन बोलना है आपको सेकंड हार्मोनिक। क्या बोलना है आपको, फर्स्ट ओवरटर्न को सेकंड हार्मोनिक। क्यों, ये n1 है, फर्स्ट ओवरटर्न की फ्रीक्वेंसी कितना आया, 2 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, 2 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक जो अपने n लिया था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द सेकंड हार्मोनिक। यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ जो पहले इसमें नहीं लिख के दिया था, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटर्न is 2 times frequency, 2 times the fundamental frequency, 2 times the fundamental frequency, hence it is called as क्या बोलते हैं इसको अपन, सेकंड हार्मोनिक। क्या बोलते हैं इसको अपन, सेकंड हार्मोनिक। समझा, इसलिए अपने को क्या बोलना है, इसको सेकंड हार्मोनिक भी बोलना है, ठीक है। तो फर्स्ट ओवरटर्न को क्या बोलते हैं, सेकंड हार्मोनिक। हमेशा सेकंड हार्मोनिक बोलेंगे ऐसा नहीं है, यहाँ पे उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 टाइम्स आई है, कितना टाइम्स आई है, 2 टाइम्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेकंड हार्मोनिक। क्या बोलते हैं इसको अपन, सेकंड हार्मोनिक। समझे, कोई डाउट, इसी को मिटा दो, ठीक है। तो देखो अपन सिमिलरली थोड़ा मैं इसको ये कर रहा हूं, सेकंड ओवरटर्न भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सेकंड ओवरटर्न ठीक है। देख अब क्या होगा, फर्स्ट ओवरटर्न में कितने थे, 2 लूप्स थे, अभी कितने लूप्स है, उतना ही लेंथ है पर 3 लूप रहेंगे। कितने लूप्स रहेंगे, 3। समझा, आप बराबर लिखना फिर से। देखो अभी क्या होगा, फिर अब इफ द स्ट्रिंग वाइब्रेट व्हाइल प्रोड्यूसिंग हाउ मेनी लूप्स, 3 लूप्स। हाउ मेनी लूप्स, 3 लूप्स। देन द मोड ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज अ सेकंड ओवरटर्न। यहाँ पे आपको क्या बोलना है, उसको सेकंड ओवरटर्न बोलना है। समझ रहे हैं ना अभी, 1 लूप रहा तो फंडामेंटल, 2 लूप रहा तो फर्स्ट ओवरटर्न, 3 लूप रहा तो सेकंड ओवरटर्न। तो वही लेने का, n2 लेने का फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटर्न, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ सेकंड ओवरटर्न। तो n2 क्या हो जाएगा, v अपॉन लैम्बडा 2, v अपॉन लैम्बडा, ठीक है। टू फाइंड लैम्बडा 2, फिगर देखो फिर से, देखो ये नोड है, ये भी नोड है, नोड टू नोड डिस्टेंस कितना होगा, लैम्बडा 2 बाई 2। नोड टू नोड डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लैम्बडा 2 बाई 2। नोड टू नोड डिस्टेंस कितना होगा, लैम्बडा 2 बाई 2, ठीक है। एल क्या होगा फिर, लैम्बडा 2 बाई 2 प्लस लैम्बडा 2 बाई 2 प्लस लैम्बडा 2 बाई 2, कितना होगा एल का वैल्यू, 3 लैम्बडा 2 बाई 2। तो लैम्बडा 2 कितना हो गया, हाँ 2l अपॉन 3। समझा क्या, लैम्बडा 2 कितना हो जाएगा, 2l अपॉन 3, ठीक है। तो पुट करो फिर, n2 की जगह v अपॉन लैम्बडा 2 है, n2 v अपॉन लैम्बडा 2 की जगह क्या लिखेंगे अपन, 2l अपॉन 3। कितना है फिर n2, 3 इंटू v अपॉन 2l, कितना आएगा n2 3 टाइम्स n, कितना आएगा 3 टाइम्स। तो आप बताओ इसको कौन सा हार्मोनिक बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। कौन सा हार्मोनिक बोलेंगे, थर्ड हार्मोनिक। तो बस
द फ्रीक्वेंसी ऑफ, कौन सा ऑर्डर है ये, सेकंड ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर इज 3 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इट इज कॉल्ड एज अ थर्ड हार्मोनिक। क्या बोलते हैं इसको अपन, थर्ड हार्मोनिक अपन बोलते हैं। समझे क्या, कोई डाउट किसी को, समझ रहे हैं सभी को? अगर आपको रहा तो मेरा तो नंबर है, आप मैसेज भी कर लो और पूछ भी सकते हैं, ठीक है? ओके, तो उसमें का एक लास्ट कंटेंट अपन लेंगे और आज का क्लास यहाँ पे रुकाएंगे, ठीक है? देख ना, फिर अपन देंगे लॉज ऑफ स्ट्रिंग, लॉज ऑफ स्ट्रिंग। 3 लॉज बताए हैं, 4 लॉज बताएंगे अपन। तो देखो, वी हैव, आपको ही लिखना है वो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर n, n इक्वल्स टू क्या होता है, 1/2l अंडर रूट ऑफ t बाय n, ठीक है? तो मैंने आपको क्या बताया है, जैसे कोई चीज, दो चीजें न्यूमरेटर में होंगे तो डायरेक्ट रिलेशन रहता है, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रहे तो इनवर्स रिलेशन होता है। तो पहला जो लॉ है दैट इज द लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ लेंथ। लॉ ऑफ लेंथ क्या बोलता है, L और L का रिलेशन, L और L का रिलेशन। ये फ्रीक्वेंसी है और ये लेंथ, कैसा रिलेशन दिख रहा है, इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। तो वही आपको बताना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेंथ को, प्रोवाइडेड टेंशन एंड m इज कांस्टेंट, प्रोवाइडेड टेंशन एंड m इज कांस्टेंट। n और l का रिलेशन कैसा है, इनवर्स है। कैसा है, इनवर्स। तो वही बताना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी of vibration of a string is inversely proportional to length। इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ को, प्रोवाइडेड टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ। और क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट। टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ क्या रखो, कांस्टेंट। एन किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एल को। देयरफॉर यहां पे क्या हो जाएगा, n1 l1 किसके इक्वल आ जाता है, n2 l2। इनवर्स रिलेशन में प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। समझ में आया? तो लॉ ऑफ लेंथ क्या है, आपको फ्रीक्वेंसी और L का रिलेशन आपको देखना है, फ्रीक्वेंसी और L का। तो N तो न्यूमरेटर में है, L डिनोमिनेटर में, तो रिलेशन कैसा हो गया, दोनों का इनवर्स हो गया। कैसा हो गया, इनवर्स हो गया। समझा? फिर लॉ ऑफ टेंशन लेंगे। क्या लेंगे अपन, लॉ ऑफ टेंशन। देखो ध्यान, फिर क्या होगा, लॉ ऑफ टेंशन, ठीक है? लॉ ऑफ टेंशन में क्या होगा, n दिख रहा है आपको, t दिख रहा है, दोनों भी न्यूमरेटर में है, तो कौन सा रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो क्या होगा फिर, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रिंग is directly proportional हाँ to the, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। समझा? स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन को कैसा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, and is directly proportional to the square root of t। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब रहता है तो रेशियो कांस्टेंट रहता है, n अपॉन रूट t1 इक्वल टू n अपॉन रूट t2। इनवर्स रहा तो एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, डायरेक्ट रहा तो एक न्यूमरेटर दूसरा भी न्यूमरेटर।
समझे? फिर एक लास्ट लॉ क्या बनेगा, एक एम ही है तो क्या रिलेशन रहेगा एन और एम का, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इतना कॉपी कर लो। ठीक है, मिटा रहा हूं, देखो फिर क्या होगा नेक्स्ट, लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ भी बोलते हैं और लीनियर डेंसिटी भी बोलते हैं। तो कैसा रिलेशन है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, समझा? एन किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट ऑफ एम। तो एन रूट एम कांस्टेंट होगा, प्रोडक्ट n1 रूट m1 इसके होगा n2 रूट m2। समझे? तो यहाँ पे आपका स्टेशनरी वेव का कुछ बेसिक पार्ट, वेव्स वगैरह और स्ट्रिंग का पार्ट खत्म होता है। तो टुमारो जो भी लेक्चर रहेगा उसमें पाइप्स पढ़ेंगे। हार्डली थोड़ा लेंदी लेक्चर्स ले रहा हूँ कि सो दैट 4-5 लेक्चर्स में वो पार्ट हो जाए और फिर अपन उसके टेक्स्ट बुक के पीछे के पूरे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। सो हैव अ नाइस डे।